लिए। हाँ जी। सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर मैं गुड्स की बात करता हूँ तो क्या है, और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो क्या है, ये आपका सेक्शन 12(2) है और उसमें सेक्शन 13 की बात करता है। 12(1) क्या बात करता था कि इस तरीके से काम करना है, 13(1) भी क्या बात करता था, इस तरीके से काम करना है, किस तरीके से, तो आपको 12(2) में दिया हुआ था। तो हाँ भैया, ये होता है बेटा शॉर्ट नोट्स या चार्ट की फॉर्म में। हाँ जी। तो थैंक यू सर। हाँ जी, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ इश्यू और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या था आपका, अर्लियर ऑफ फॉलोइंग क्या था आपका, एंट्री इन द बुक्स ऑफ सप्लाई, और क्या था आपका, क्रेडिट इन द बैंक, क्रेडिट इन द बैंक। अच्छा, बट आप मुझे बताइए गुड्स के लिए क्या अभी ये वैलिड है क्या? नहीं साहब, गुड्स के लिए अभी वैलिड नहीं है, गुड्स के लिए वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ये गुड्स के लिए वैलिड नहीं है, नीचे हमने बात, दिस इज नॉट वैलिड फॉर द गुड्स। चलिए, एनीवेज, द टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है सेक्शन 12(2) के अकॉर्डिंगली, डेट ऑफ इश्यू ऑफ द इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 और रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और इश्यू ऑफ द इनवॉइस के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सेक्शन 31, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के लिए क्या देखना पड़ता है अपना, एंट्री इन द बुक्स या क्रेडिट इन द बैंक। चलिए, उसके बाद में टाइम वैल्यू ऑफ द सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विस के लिए क्या होता है, अब यहाँ पे अगर देखें इनवॉइस इशू इन द टाइम पीरियड, यहाँ पे देखिएगा अगर आपने इनवॉइस इशू किया विद इन द टाइम पीरियड अंडर सेक्शन 31 तो क्या होगा आपका, और इनवॉइस नॉट इशूड विद इन द टाइम पीरियड अंडर सेक्शन 31, अगर 31 के टाइम पीरियड में आपने इशू किया है तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग नहीं किया है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट होती है, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो ये सेक्शन आपका 31 के बगैर अधूरा है। अब यहाँ पे देखें, when event in service are not ascertainable, date on which the receipt known, the receipt date of which the recipient shows the receipt of service in his book। सही बात है, जब हमको पता नहीं चलता है कि सर्विस के लिए हम टाइम असर्टेन नहीं कर पाते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, हम वो चेक करते हैं कि भैया रिसिपिएंट ने अपनी सर्विस अपने बुक्स में कब रिसीव करके दिखाई है। चलिए, अब टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ इनवॉइस सेक्शन 31 की बात करता है, सेक्शन 31 की बात करता है, टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ द इनवॉइस सेक्शन 31 की बात करता है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, बिफोर और द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स या डिलीवरी ऑफ, अच्छा बिफोर और इन टाइम ऑफ द, अगर गुड्स में अगर आपका रिमूवल है तो रिमूवल ऑफ द गुड्स हो जाएगा, और अगर आपका डिलीवरी मेड अवेलेबल है तो डिलीवरी मेड अवेलेबल उस दिन या उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, इनवॉइस इशू कर सकते हैं। सर्विस के लिए क्या कर सकते हैं आप, हाँ जी, प्रोविजन बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी विद इन सर्विस के 30 दिन के अंदर भी आप कर सकते हैं, और 45 डेज के में होता है आपका, बैंकिंग कंपनीज में होता है आपका 45 डेज, यानी सर्विस कंप्लीट होने के अगले 30 दिन के अंदर या सर्विस कंप्लीट होने के अगले 45 डेज के अंदर आप, 45 डेज किसमें, बैंकिंग कंपनीज की कंडीशन। चलिए, एक वो 60 डेज वाला क्या रूल था यार, कुछ 60 डेज वाला रूल था, कुछ था आइडिया है क्या कुछ किसी को, कहीं 60 डेज आया था क्या अपना कुछ भी? हाँ जी, 15-16 लोग आप हैं, 60 डेज आए क्या? आज मोहित भी नहीं है। ये बुक्स जो, हाँ, चलिए, ये टाइम ऑफ सप्लाई इन द आरसीएम, टाइम ऑफ सप्लाई इन द आरसीएम का मतलब क्या होता है, गुड्स के लिए अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट, 3 डेट होती है आपकी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, और 31st डे फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस, 31st डे ऑफ द 31st डे फ्रॉम इश्यू ऑफ द इनवॉइस। कौन सा इनवॉइस, जब आगे वाले सप्लायर ने हमको इनवॉइस इशू किया है। नाउ डेट ऑफ पेमेंट में क्या होगा, यहाँ पे हमें पेमेंट पे करना पड़ता है, तो एंट्री इन द बुक्स और डेबिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। 3 डेट्स में कंपेयर करते हैं साहब, 3 डेट्स में कंपेयर करते हैं, कौन कौन सी डेट होती है आपकी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, date of payment and 31st day from the issue of invoice। okay, यहाँ पे अगर बात करें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13(3), हाँ जी, 60 डे आपको पता चला नहीं चला कहीं पर? अरे हेलो हाय, हाँ या ना तो बोले। नहीं सर। आइए, आरसीएम के अंदर जब हम सर्विस, कोई ऐसी सर्विस रिसीव करते हैं
जिसके अंदर क्या है आरसीएम के अंदर पे करना होता है, तो वहां पे 60 डेज की बात आती है। ये देखो अभिमन्यु तूने बनाया, तेरे को ही नहीं पता। सर्विस यहाँ पे क्या था आपका 30th डे था, यहाँ पे क्या था आपका 31st डे था, और यहाँ पे क्या होता है 60 डेज होता है। 60 डेज ऐड करते हैं तो इनवॉइस इश्यू करने के 61st डे तक ये आरसीएम के अंदर है। आरसीएम के अंदर क्या होता है कि आपको आरसीएम के अंदर आप कब तक, यहाँ पे क्या है टाइम ऑफ सप्लाई इन द आरसीएम। आरसीएम के अंदर अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाता है, कब माना जाता है भैया, विच एवरेज अर्लियर, इनमें जो भी अर्लियर होता है विच एवरेज अर्लियर। तो अब वो क्या होगा आपका डेट ऑफ पेमेंट एज अबाउट, डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस या इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएट पर्सन। अगर हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएट पर्सन हैं तो उसके लिए क्या होता है आपका डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और एनीवेज अगर इसकी हम बात नहीं करें, इसको हम अगर साइड में रखते हैं, तो वहां पे क्या था आपका डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे 60 डेज, जो मैं 60 डेज की बात कर रहा था ना, वो यहाँ पे था। चलिए वापस एक बार देख लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई में, इससे पहले मैं जाऊँ, मुझे इनवॉइस कब इश्यू करना चाहिए, मुझे इनवॉइस कब इश्यू करना चाहिए। तो अगर मेरा इनवॉइस कब इश्यू करना चाहिए, तो गुड्स का कंडीशन है, तो मुझे इनवॉइस कब इश्यू करना चाहिए, बिफोर एट द टाइम ऑफ द रिमूवल ऑफ द गुड्स, और जब अगर डिलीवरी मेड अवेलेबल हो रही तो उस समय का गुड्स, उस समय उससे पहले। सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर मैं सर्विस की बात करता हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करता हूँ, तो बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी उससे पहले कर सकते हैं या उसके बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद में कब, जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट कर दी उसके अगले 30 दिन के अंदर आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं, और अगर बैंकिंग कंपनी तो अगले 45 डेज के अंदर इशू कर सकते हैं। हाँ जी, सबको समझ में आया, हाँ जी, सभी लोग साथ साथ में बोले, सभी लोग हाँ प्लीज प्लीज आप अपने स्पीकर को, हाँ जी। तो अब Yes, sir. यहाँ पे Yes. देखें, यहाँ पे देखें, हाँ। तो अगर मैं जनरल टाइम की बात करता हूँ, सेक्शन 31 क्या बात करता है, गुड्स के लिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, Removal. एट द टाइम ऑफ रिमूवल। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अगर इसमें रिमूवल है नहीं, गुड्स का रिमूवल है नहीं, तो एट द Available. बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अवेलेबल ऑफ द गुड्स। समझ में आती है बात। चलिए उसके बाद में सर्विस के लिए क्या बात करता है, सर्विस के लिए बात करता है कि यस, अगर मैं सर्विस कंप्लीट कर सकता हूँ, सर्विस कंप्लीट कर देता हूँ तो उस दिन मैं इश्यू कर सकता हूँ, उससे पहले मैं इश्यू कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, सर्विस कंप्लीट होने के 30 या 45 दिन के बाद के अंदर भी मैं इश्यू कर सकता हूँ, इनवॉइस को मैं इश्यू कर सकता हूँ। चलिए उसके बाद में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट, या तो डेट ऑफ इश्यू के लिए कौन सा देखना पड़ेगा 31, या आपका क्या है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। गुड्स के लिए ये रिसिप्ट ऑफ पेमेंट नहीं देखा जाता, डेट ऑफ इश्यू ही देखा जाता है। अच्छा, उसके बाद में क्या था टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के लिए, क्या था आपके पास में, सर्विस के लिए था आपका कि आपका इनवॉइस इश्यू डेट हो जाएगा आपके पास में, या फिर क्या यहाँ पे अगर आपने इनवॉइस को सर्विस के लिए दो चीज देखते थे हम लोग कि क्या आपने इनवॉइस सेक्शन 31 के अंदर इश्यू किया है क्या। अगर सेक्शन 31 के अंदर इश्यू किया है तो आपका क्या होता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ द इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपने उसका इनवॉइस 31 के अंदर इश्यू नहीं किया है तो डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट कर दी है उस दिन, या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। चलिए उसके बाद में क्या होता था आपके पास में, ये हमने बात कर ली थी। आरसीएम के अंदर क्या होता था, आरसीएम में रिवर्स, आरसीएम में क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि जो गुड्स रिसीव कर रहा है, जो आरसीएम के अंदर गुड्स रिसीव कर रहा है, सप्लाई रिसीव कर रहा है, उसको क्या करना पड़ता था, टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि अगर मैं आरसीएम में गुड्स लेता हूं तो आरसीएम में गुड्स लेता हूं तो 3 डेट है, कौन कौन सी 3 डेट है आपका, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट के लिए यहाँ पे क्या होता है एंट्री इन द बुक्स और डेबिट इन द बैंक विच एवर इज अर्लियर। तो ये दोनों विच एवर इज अर्लियर और 31st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ द इनवॉइस, इन तीनों को अगर एक तीन डेट कंपेयर करें और तीनों में विच एवर इज अर्लियर होता है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा, अगर सर्विस होता है तो सर्विस में क्या है डेट ऑफ पेमेंट एंड 61st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ द इनवॉइस, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अगर एसोसिएट पर्सन है तो उसमें क्या होता है डेट ऑफ एंट्री या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। वेयर द अबव इवेंट नॉट ascertainable, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट। चलिए अब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या देखते थे कि इसमें सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स आइडेंटिफिएबल है क्या, अगर आइडेंटिफिएबल है तो क्या हुआ डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर,
और अगर कोई अदर केस होता है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। चलिए, उसके बाद में क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन, हाँ जी। रेजिडुअल केसेस। अब रेजिडुअल केसेस में क्या होता है आपके पास में, जहाँ पे ये सारे केसेस नहीं है, रेजिडुअल केसेस में क्या होगा आपके पास में, व्हेन ए पीरियडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। तो अगर आपका रिक्वायर्ड टू बी फाइल रिटर्न आपको फाइल करना है तो ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न, मंथली रिटर्न होता है तो क्या होता है आपका 20 तारीख, क्वार्टरली है तो आप क्वार्टरली रिटर्न तो होता नहीं, जैसे क्वार्टरली पेमेंट करते हैं 18 तारीख को, और उसका GSTR 4 भरते हैं अपन एनुअली 30 अप्रैल तक। टाइम ऑफ सप्लाई अगर उसके बाद में, और एनी अदर केस में क्या, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द टैक्स। उसके बाद में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द एडिशनल इन द वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी टू डिले पेमेंट, तो क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशनल वैल्यू इज पे। अब बेटा यहाँ पे, हाँ जी, ओहो वेरी नाइस, हाँ जी। अब यहाँ पे अरुण या वरुण, आपने पूछा था इंटरेस्ट पे किस पे हमें टैक्स लगता है या नहीं लगता है, तो ये डीले पेमेंट के लिए अगर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो बेटा इस पे GST लग जाएगा। अगर आपने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है तो उस पर GST एग्जेम्प्ट है। ठीक है ओके बच्चा, सर। ओके। सो यहाँ पे, सो होप आपको टाइम समझ में आया होगा, ये टाइम समझ में आया टाइम समझ में आया आपको ये? आ गया सर। चलिए, और अब इसके बाद में हम Yes, बात sir, आ करते हैं, गया। हाँ यहाँ पे हम बात करते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके हम क्या लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए, हाँ जी, पढ़ भैया, कौन पढ़ रहा है, प्रभात पढ़ ले। Concept Capsule 1. ABC Limited sells food coupons to a company which gives these to its employees as part of the agreed perquisites. हाँ जी, बताओ The क्या है, coupon क्या है ये वाउचर, क्या है ये वाउचर, voucher. ठीक है, हाँ जी। The coupons can be redeemed for purchase of any item of food or other goods in the outlets. As the supply against which the coupon will be redeemed is not known on the date of the बताओ sale क्या of the होगा, coupon. क्या होगा यहाँ पे, पहले से मालूम नहीं है जब रिडीम तो करेंगे तब। हाँ जी, जब करेगा हाँ तब क्यों? हाँ तो कौन सी डेट होगी, द कूपन विल बी डेट ऑन विच द एम्प्लॉय रिडीम इट्स अगेन फूड। समझ में आ रहा है बात? यस सर। हाँ तो ये समझ में आया आपको? हाँ जी, Yes, नेक्स्ट sir. कॉन्सेप्ट कैपिटल 2। Concept Capsule 2. With each purchase of a large pizza during the Christmas week from Domino's Pizza, one can buy a voucher for ₹20 which will be redeemable till 5th Jan for a small pizza. As the supply against which the voucher will be redeemed is known on the date of the sale, the time of supply is the date of issue of the voucher. ठीक है, समझ में आ गया? Yes sir. हाँ जी, Yes, sir. कॉन्सेप्ट कैपिटल, Certainable था उसमें. हाँ तीसरा। Concept Capsule 3. A telephone company receives ₹5,000 against an invoice of ₹4,800. The excess amount of ₹200 can be adjusted against the next invoice. The company has the option to take the date of the next invoice at the time of supply of service in relation to the amount of ₹200 received in excess against the earlier invoice. हाँ जी, समझ में आया ये? 200 नहीं रुपये, सर. 200 रुपये तक, अरे भैया अपना टाइम ऑफ उसमें था ना कि अगर आपको 200 एडवांस मिलता है, अच्छा इसने लिखा नहीं ना उसमें, 200 रुपये वाला नहीं लिखा क्या तूने? हाँ जी, No, sir. इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपको 200 रुपया सपोज एडवांस मिलता है, अगर 200 रुपये एडवांस मिलता है तो इसमें क्या था कि यूँ तो क्या होगा कि अगर जिस दिन आपको रिसीव हुआ उस दिन आपका क्या हो जाएगा, जिस दिन, हाँ जिस डेट को आपको, देखिए टाइम ऑफ सप्लाई में क्या कॉन्सेप्ट था आपके पास में कि आपका इनवॉइस है, मान लेते हैं आपका इनवॉइस है 10,000 रुपये का, आपका इनवॉइस है 10,000 रुपये का और आपको रिसीव हो गया है 10,100 रुपया, 10,100 रुपया, तो 10,000 का तो बात ठीक है। अब ये जो 100 रुपया है ये हमको एडवांस में रिसीव हो गया है, ये हमको एडवांस में रिसीव हो गया, मान लेते हैं ये हमको एडवांस में रिसीव हो गया है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए ना तो हमने क्या दिया है ना तो मैंने आउटपुट का कोई भी मैंने इनवॉइस दिया है। अब 100 रुपये के लिए मुझे अगेन GSTR 1 में लिखना पड़ेगा, उसके बाद में उसको मुझे वापस GSTR 2 वहाँ जाएगा, यानी इस 100 रुपये के लिए मुझे बड़ी माथाफोड़ी करनी पड़ जाएगी। तो इसके लिए क्या बोला गया, इसके लिए क्या बोला गया कि अप टू 200 रुपीज़ अगर आपके पास में एडवांस आता है तो अगर आपके पास में कोई पेमेंट एक्सेस आ जाता है तो इस एक्सेस पेमेंट को ज़रूरी नहीं है कि जिस मंथ में आपको ये रिसीव हुआ है
उसी मंथ के अंदर आप इस पे टैक्स पे करें, उसी मंथ के रिटर्न के अंदर इसको दिखाएं। आप चाहें तो इसके अगेंस्ट में जब कोई इनवॉइस इश्यू होगा, इसके अगेंस्ट में जब कोई इनवॉइस इश्यू होगा, उस इनवॉइस को ही नेक्स्ट टाइम आप अपने रिटर्न में शो कर देना, उस इनवॉइस को ही आप नेक्स्ट टाइम अपने रिटर्न में शो कर देना और उसको दिखा देना, तो वो भी मान्य है। वो भी क्या है? मान्य है। समझ में आई ये चीज़? भैया तूने लिखा नहीं यार, ये पॉइंट लिखना चाहिए था ना थोड़ा सा। हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ इन दिस केस, तो यहाँ पे देखिए, पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया? थोड़ा याद आया आपको? Yes. Yes, sir. हाँ जी, चलिए। तो अब क्या हुआ, टेलीफोन कंपनी रिसीव 5,000 रुपये, 4,800 के अगेंस्ट में कितना मिला? 5,000 रुपये मिला। तो अब उसके पास, उसको ये ज़रूरी नहीं है कि 200 रुपये तक का काम मामला हो सकता है उसके। अब उसको ये ज़रूरी नहीं कि वो 200 रुपये का वाउचर इसी साल काटे, इसी महीने काटे, या 200 रुपये का वाउचर इसी साल GSTR 1 के अंदर लिखे, वो सब लिखे उसको करने इसी साल, मतलब इसी महीने में, ये सब उसको करने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो नेक्स्ट वीक जब अपने आप ऑटोमेटिकली इश्यू होगा, उसके GSTR जाएंगे, उसके अगेंस्ट में 200 रुपये रिसीव किए हुए मांग लिए जाएंगे। आया समझ में? हाँ जी, पढ़ भाई इसको, आपस पढ़े। टेलीफोन कंपनी, A telephone company receives rupees 5,000 against an invoice of rupees 4,800. The excess amount of rupees 200 can be adjusted against the next invoice. The company has the option to take the date of the next invoice as the time of supply of service in relation to the amount of rupees 200 received in excess against the earlier invoice. हाँ जी, समझ में आ गया नहीं पॉइंट? तो हाँ, आ गया भाई, समझ में आ गया? अरे बोलो रे। Yes, yes sir. sir. नेक्स्ट पढ़ पे, 4 पढ़। Concept Capsule 4. Best Hospitality Services enters into agreement with Drive Marketing Limited, by which Drive Marketing Limited markets best hospitality services, hotel rooms and sales coupons, vouchers redeemable for a discount against stay in the hotel. As the supply against which the voucher will be redeemed is identifiable, the time of supply of the voucher will be at its date of issue. आ गया भाई, समझ में आ गया सब भी? हाँ सर. हाँ जी, ठीक है, चलिए। क्लास करने में भी खेलना होता है। हाँ जी, तो आप बेटा इधर आ क्यों रहे हो? उधर जाओ ना। हाँ जी, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ भाई। Question 1. ABC Limited has submitted information as given below. Delivered goods on 31st July 2019 to Mr. A, rupees 7 lakh plus CGST at the rate 9% plus SGST at the rate 9%, and issued invoice on 3rd August 2019 and received payment on 1st September 2019. Delivered goods to Mr. B on 10th September 2019 and issued invoice on 31st August 2019, rupees 6 lakh plus CGST at the rate 9% plus SGST at the rate हाँ जी, हाँ जी, 9%. फर्स्ट में देखो भैया, अगर मैं फर्स्ट में कहता हूँ डिलीवर्ड गुड्स हुआ है, मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, इसमें गुड्स डिलीवर हुआ है। कब डिलीवर हुआ है भाई? 31st July. अब देखो, तो गुड्स की डिलीवरी में हम क्या बात करते थे? अगर बात करते थे तो आपको गुड्स में क्या होता था? डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिसिप्ट पेमेंट। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो देखते नहीं थे, तो डेट ऑफ क्या होता था आपका? इश्यू ऑफ इनवॉइस। और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस का मतलब क्या होता था? रिमूवल, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। तो एट द मोस्ट उन्होंने इनवॉइस इश्यू बाद में किया, 31/7 को किया, जबकि उन्होंने इनवॉइस कब किया बेटा? 3/8 को इनवॉइस इशू किया है। तो सबसे पहले बताओ, क्या 3/8 को इनवॉइस करना, इश्यू एट द लेटेस्ट कब करना पड़ता है उनको? अरे क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? इसमें हमें, इस कंडीशन में हमें लेटेस्ट, हमें इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता? इनवॉइस इश्यू के लिए क्या बोला गया? या तो रिमूवल डेट, यानी रिमूवल डेट, यहाँ पे रिमूवल डेट हो गया यहाँ पे, और या फिर क्या हो गया आपका? डिलीवरी अवेलेबल ऑफ द गुड्स। यहाँ पे अब मुझे बताइए, रिमूवल डेट कब है भैया? यहाँ पे ये 31st July. 31 जुलाई को गुड्स डिलीवर्ड हुआ, हम यही मान रहे हैं, उसी दिन हुआ, उसी दिन गुड्स रिसीव हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? उसको ऑन और बिफोर 31/7/2009 मिस्टर ए हैव टू इश्यू द इनवॉइस ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2019। समझ में आ गई बात?
तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें क्या डेट ली जाएगी आपकी 31 जुलाई 2019, और उसके बाद इसमें पेमेंट डेट देखते हैं क्या गुड्स में? नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका? 31/7/2019 ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट आपका? Yes, sir. हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड पॉइंट पर सही पढ़ो। सेकंड, डिलीवर गुड्स टू मिस्टर बी ऑन Delivered goods to Mr. B on 10th September 2019 and issued invoice on 31st August आप देखिए 2019. तो यहाँ पे क्या हो गया? गुड्स को डिलीवर्ड हो गया। invoice whichever is earlier 31 हाँ, 31st August. whichever is earlier क्या हो गया आपका 31 अगस्त। यहाँ पे टाइम ऑफ August. सप्लाई क्या होगा आपका 31 अगस्त। समझ में आया? Yes, sir. हाँ जी। सी पॉइंट पढ़ो। Delivered goods to Mr. C on 10th August 2019 and issued invoice on 1st September 2019 and payment has not been received so far. 10th August. 10 अगस्त 10th क्या होगा August. आपका? 10 अगस्त। समझ में आया? 10th August. हाँ जी। Delivered goods to Mr. D on 30th September 2019 and issued invoice 16 August. on 31st August 2019 and received payment on 16 August 2019. बताओ क्या होगा? 16 August. सर पेमेंट थोड़ी देखते हैं इसमें। अरे भैया इस देखते हैं ना आपने सर नोट्स में तीनों लिखा था, इनवॉइस, एंट्री और पेमेंट डेट व्हिचएवर इज अर्लियर। अरे बेटा किस में लिखाया था ये मैंने? ये देख ये किस में था? आरसीएम में था। किस में था? और यहाँ पे अगर देखें, मैंने अभी आपको बताया कि गुड्स के अंदर हम पेमेंट को नहीं देखते। गुड्स के अंदर हम पेमेंट को नहीं देखते। अरे भैया प्रभात बाबू, ये कहाँ कंफ्यूज हो गया ये प्रभात? हाँ सर आपने लिखवाया था सर एफसीएम के अंदर फॉरवर्ड चार्ज में सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 आपने लिखा है इनवॉइस डेट और एंट्री डेट और रिसीविंग डेट, मतलब पेमेंट क्रेडिट डेट व्हिचएवर इज अर्लियर। फिर नीचे नोट भी लिखवाया था। इसमें भी अगर आपने नोट भी पढ़ा था कि नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की वजह से क्या हो गया, ये आपका रिसिप्ट डेट आपका क्या हो जाता है, ये आपका कैंसिल हो जाता है। तो हम सिर्फ क्या देखते हैं उसमें? इनवॉइस इशू डेट देखते हैं। हाँ ओके सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फिर? सी ये 31 अगस्त। तो सर ये आरसीएम में भी नहीं देखते फिर? आरसीए में तो देखते ही हैं, फॉरवर्ड Okay. चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स के केस में नहीं देखते। ठीक है, और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी सर्विस के केस में तो देखेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए। हाँ जी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उस डेट में टैक्सेबिलिटी आती है। उस डेट में क्या आती है? टैक्सेबिलिटी आती है। तो यहाँ पे 31/7 था, तो कौन से महीने की टैक्सेबिलिटी आ गई? 7वें महीने की टैक्सेबिलिटी आ गई। कब पे करेंगे इसको? 20 अगस्त तक पे कर सकते हैं। 20 अगस्त। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या डेट की एप्लीकेबिलिटी आई? 10/9 है 31 अगस्त। तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी आ गई 31 अगस्त की। तो इसका पेमेंट कब हो जाएगा आपका? 28 सितंबर। ये सितंबर तक हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डेट क्या आती है? 10/8 और 1/9। 10/8 और 1/9 10/8 10/8 10/8। तो यहाँ पे 10/8 आ जाएगा। तो कौन से महीने में हो जाएगा ये अपना? 28 सितंबर। ये सितंबर में रहेगा डिलीवरी ऑफ द गुड्स। और यहाँ पे 30/9 है, 31 अगस्त। ये है, तो यहाँ पे कौन सी डेट को आएगा आपका? 31 अगस्त और पेमेंट 28 सितंबर। ये नहीं सर, सेकंड वाली डेट, ये तो सितंबर है। हाँ जी, ये वाली। चलो, होप यू अंडरस्टूड। यस सर। और इस तरह से इसकी क्या निकल जाएगी आपकी? टैक्सेबिलिटी। टैक्स आउटपुट लायबिलिटी निकल जाएगी। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अब देखिए, अब determine time of supply and tax liability for each month and last date of the payment of the GST. And if each payment was made delayed by 10 days, compute the interest also. चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ? सपोज कीजिएगा, अब मुझे एक चीज़ बताइए, जुलाई का महीना था, तो टैक्स कब पे करना पड़ता था आपको? अप टू 20 अगस्त। आ गया? समझ में आ गया? तो टोटल टैक्स पेबल कितना है आपके पास में? टोटल टैक्स पेबल कितना? 126। 63,000। अच्छा, आपने कितना पे कर दिया? कितना डिले कर दिया बेटा? 10 डेज डिले कर दिया आपने। तो 10 डेज का आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। 10 डेज का इंटरेस्ट कितना होता है आपके पास में?
हाँ 18% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगता है, और डेज वाइज इंटरेस्ट लगता है यहाँ पे आपको। इफ यू रिमेंबर, इसके अंदर डेट वाइज इंटरेस्ट लगता है, जिस डेट से आपका डिले हुआ है उस डेट से लेके जिस डेट को आपने पेमेंट कर दिया है। तो कितने दिन का डिले किया था आपने? 10 डेज का डिले किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका? 18% पर एनम। तो ये यहाँ पे 310.68. हाँ जी, समझ में आया चीज़? Yes sir. CGST का इंटरेस्ट हो गया, उसी तरह ये SGST का इंटरेस्ट भी नीचे अलग से हो जाएगा। आया समझ में? आया? हाँ. चलिए ये सब का देख लीजिएगा। अब इसमें Yes sir. टैक्स पेबल आपका 168 था, 280 टोटल टैक्स पेबल कितना आपके पास में? CGST 285। समझ में आता है? 285 ये कैसा आएगा? समझ में आ गया? सितंबर में 2 सेल हुई थी आपके पास में, गुड्स टू मिस्टर बी और गुड्स टू मिस्टर सी। क्लियर है? हेलो, क्लियर है ना? ये Yes सितंबर sir. का मतलब क्या हो गया? अगस्त में 2 तरह की सेल हुई थी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे टोटल देखिएगा, गुड्स टू मिस्टर बी कितना था? 6 लाख का था, और गुड्स टू मिस्टर सी कितना था आपका? 7 लाख का था। टोटल कितना हो गया आपका? 13 लाख का हो गया। उस पर CGST कितना आपका? 1,17,000, SGST आपका 1,17,000। तो यहाँ पे अगर मैं बात करें तो उसके बाद में यहाँ पे गुड्स टू मिस्टर डी भी आपके यहाँ पे रहेगा, और गुड्स टू मिस्टर डी कितना है आपके पास में? दिस इज आपके 12 लाख का है, और उस पर GST कितना आपका? 1,68,000 का है। तो 1,68,000 प्लस 1,17,000 टोटल कितना हो गया आपके पास में? 2,85,000। 2,85,000 का 10 डेज का इंटरेस्ट, इस तरह से आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 2 पढ़। Yes sir. Question 2. A machine has to be supplied at site. It is done by sourcing various components from vendors and assembling the machine at site. The details of the various events are 17 September 2019. Purchase order with advance of rupees 50,000 is received for goods worth rupees 12 lakh and entry duly made in the seller's books of account. 20th October 2019. The machine is assembled, tested at site and accepted by buyer. 23rd October 2019 invoice raised. 4th November 2019 balance payment of rupees 11,50,000 received. Determine the time of supply in the above scenario. पहले तो बताओ यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा या मेड अवेलेबल ऑफ गुड्स होगा? डिलीवरी मेड Delivery अवेलेबल। होगा। डिलीवरी कहाँ से होगा यार? तुम वहां जाके मशीन इज बताओ, तुम वहां जाके मशीन असेंबल कर रहे हो, तुम वहां जाके मशीन, नहीं आया समझ में? नहीं सर। अरे तुम वहां जाके मशीन वहां पे क्या कर रहे हो? असेंबल कर रहे हो, ठीक है? वहां जाके मशीन असेंबल कर रहे हो, टेस्टिंग टेस्टेड हो गया, सब कुछ हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे मेड अवेलेबल कब से हो गया? उसको 20/10 से हो गया। कब से हो गया? 20/10 से हो गया। चलो Yes. अगर तुम डिलीवरी भी मानते हो तो उसको डिलीवरी भी हम कब से मानेंगे यहाँ पे? भाई द मशीन इज असेंबल्ड, टेस्टेड एट साइट एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। कब हुआ ये? 20/10 को हुआ। यस इनवॉइस रेज कब किया आपने? 23rd को। अच्छा, तो बताओ इन दोनों में से 20 को 20। 20। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20। 20। हाँ, तो देखो कितना छोटा सा आंसर हो गया। इस पर सेक्शन 12 का डेफिनेशन दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया? ये 20/10 आपका क्या आ गया? 10,000। समझ में आया? आ गया सर। अब इसने देखो इतना सब कुछ बखेड़ा खड़ा किया कि यार इसने एडवांस आया, फिर ये पेमेंट हुआ। इस एडवांस से कोई मतलब नहीं, लेने देने से कोई मतलब नहीं है। गुड्स से रिलेटेड बात करता है सीधा। क्या देखो आपका, जिस दिन आपका डिलीवरी हुआ है, क्या जिस दिन मेड अवेलेबल है, एट द मोस्ट वो डेट और इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर, खत्म बात। अगर वो नॉर्मल में है तो समझ में आया चीज ये ना? यस चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे। Question 3. Case 1. Date of completion September 5th 2019. Date of invoice September 28th 2019. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्या है ये? Service. अब जहाँ सर्विस आता है तो वहाँ पेमेंट डेट भी देखते हैं, पता है ना आपको? हाँ सर। वहाँ पे फिर क्या देखते हैं? वहाँ पे देखते हैं, देखिए इफ यू रिमेम्बर, तो वहाँ पे क्या चीज देखी जाती है? बताओ क्या चीज देखते हैं? बोलो। अरे सर्विस में क्या चीज देखते हैं? बता भाई, कौन बताए? कोई एक तो बताओ। हाँ जी साक्षी बता, सर्विस में क्या चीज देखते हैं? अरे इनवॉइस जिस टाइम दिन पे इशू हुई अवेलेबिलिटी और 30 दिन और 45 दिन। देखिए हाँ, टाइम ऑफ सर्विस में अगर देखें तो टाइम ऑफ सर्विस में क्या था आपके पास में? क्या क्या देखते हैं अपन? सबसे पहले इनवॉइस इशू किया या नहीं किया, 31
31 के अंदर इन्वॉइस इशू किया नहीं किया। 31 के अंदर इन्वॉइस कब इशू करते हैं आपका सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या करते हैं डेट ऑफ प्रोविजन। अब डेट ऑफ प्रोविजन यानी कि डेट ऑफ जिस दिन आपका डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ उसके अगले 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताइए डेट ऑफ सर्विस के अंदर सबसे पहले देखिए डेट ऑफ प्रोविजन यानी जिस दिन आपका सर्विस कंप्लीट हुआ कंप्लीशन डेट। नाउ कंप्लीशन डेट में कितना ऐड करना पड़ेगा अपने को 30 डेज। कितना ऐड करना पड़ेगा 30 डेज। तो कंप्लीशन डेट का 30 डेज ऐड करना पड़ेगा तो वो अपना आ जाएगा कि लेटेस्ट डेट आ जाएगा कि भैया इस दिन ये हमारा लेटेस्ट डेट आ जाएगा कि इस दिन तो हमको क्या करना चाहिए था इनवॉइस इश्यू करना ही करना चाहिए था। इस दिन तो इनवॉइस हमको इश्यू करना ही करना चाहिए था। तो अब यहाँ पे और चलिए तो ये तो इनवॉइस डेट आ जाएगी आपके पास में सर्विस ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस। एक तो क्या हो गया डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। दूसरा क्या हो गया आपके पास में यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अगर आपने 31 के अंदर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और क्या हो जाएगा आपका रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अब देखिए ये समझ में आया आपको कि आप डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस की बात करते हैं तो सबसे पहले डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस यानी कब तक आप अपना इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट की है उसके अगले 30 दिन के अंदर या उसके अगले 45 दिन के अंदर। आइए चले देखते हैं यहाँ पे यहाँ डेट ऑफ कंप्लीशन पहली कंप्लीशन कब है भैया आपकी 5 सितंबर को। अच्छा बताओ 5 सितंबर को तो अगला 30 दिन मैं यहाँ पे और ऐड करता हूँ तो 30 दिन ऐड करते हैं तो कितना आता है आपके पास अक्टूबर आ जाएगा। 4th या 5th। अच्छा अब बताइए उससे पहले हमें इनवॉइस इशू करना है। इसने इनवॉइस कब इशू कर दिया 28 सितंबर को कर दिया। उसने इनवॉइस कब इशू कर दिया 28 सितंबर Yes, को कर दिया। तो जब उसने 28 सितंबर को कर दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि हमारा विद इन टाइम 28। हमारा 7 डेज पहले हो गया। हाँ जी हमारा विद इन टाइम लिमिट हुआ विद इन क्या हुआ अपना टाइम लिमिट हुआ है। समझ में आ रहा है। हाँ जी तो जब विद इन टाइम लिमिट हो गया अपना तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया जब विद इन टाइम लिमिट है तो अब बताइए मुझे अब क्या करना चाहिए। बोलो तो सही विद इन टाइम लिमिट है तो क्या करेंगे तो उसी डेट को इनवॉइस और सप्लाई हो। तो यहाँ पे क्या हो गया विद इन टाइम लिमिट है तो अपने को क्या देखना पड़ेगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। समझ में आता है ये चीज। हाँ जी Yes, sir. मैंने क्या बोला कि आपको सर्विस के लिए क्या देखना पड़ता है। देखो सर्विस के लिए हाँ जी सर्विस के लिए सबसे पहले चेक करो कि यार इनवॉइस 31 के अंदर इश्यू किया गया है या नहीं किया गया है। अगर इनवॉइस 31 के अंदर इश्यू किया गया अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर इश्यू कर दिया गया प्लीज सर्विस आरसीएम नहीं है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। सबसे पहले स्टेप 1 में तो क्या है चेक कि इनवॉइस विद इन 30 डेज और बैंकिंग नॉन बैंकिंग है तो कितना 45 डेज इसके अंदर इश्यू किया गया है नहीं किया गया है। अगर ये यस होता है तो इनवॉइस डेट और पेमेंट रिसीव डेट और क्या है पेमेंट रिसीव डेट विच एवर इज अर्लियर। और अगर ये नो होता है तो क्या होगा तो फिर इनवॉइस डेट तो उसने टाइम पे इश्यू किया नहीं तो ये डेट नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट रिसीव डेट विच एवर इज अर्लियर। तो अब हमें इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भैया इनवॉइस 30 दिन के अंदर इश्यू हुआ है या नहीं हुआ। अगर है तब तो हम ये ले लेंगे और नहीं है तो फिर हम ये ले लेंगे। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्या है आपका 5 सितंबर को आपने कंप्लीशन है अक्टूबर 3 को आपने इश्यू किया है तो बताइए विद इन 30 डेज है या आफ्टर 30 डेज है। विद इन 30 डेज है
तो विद इन 30 डेज है तो कौन सा इनवॉइस, कौन सा डेट काम आ जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। मैं दोनों से विच एवर इज अर्लियर कौन सा आपका 20 सितंबर, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा आपका 20 सितंबर। यहाँ पे अगेन 5 सितंबर, 5 सितंबर है, कब इश्यू इनवॉइस कर दिया आपने 8 अक्टूबर, ओ माय गॉड 30 दिन के बाद में किया है, तो 30 दिन के बाद में किया तो फिर इनवॉइस डेट लेंगे क्या, नहीं, फिर हम क्या लेंगे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, फिर ये और पेमेंट डेट विच एवर इज दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से अर्लियर कौन सा है 5 सितंबर। आ गया समझ में? हाँ जी, यस सर। फोर्थ पॉइंट, मेरा डेट ऑफ कंप्लीशन कितना है 5 सितंबर। अच्छा, क्या मैंने अगले 30 दिन के अंदर अंदर यानी 4 सितंबर तक मैंने इनवॉइस इशू किया क्या, नहीं किया, नहीं। उसके बाद में किया है, तो कौन सी डेट आएगी आपकी, डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। अब अमाउंट रिसीव्ड पार्टली इन सितंबर 3rd एंड रिमेनिंग ऑन सितंबर 20th। अब देखिए तो इसमें क्या मतलब होगा सितंबर 3rd, तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, तो सपोज करो इसमें मैंने क्या बोला, मेरा 50,000 का बिल था और 50,000 में क्या हो गया कुछ पेमेंट, 10,000 पेमेंट तो मैंने कब रिसीव कर लिया 3rd, 10,000 तो मैंने कब रिसीव कर लिया यहाँ पे 3rd सितंबर को, कब कर लिया मैंने 3rd सितंबर को, और बैलेंस मैंने क्या किया, बैलेंस मैंने 40,000 जो रिसीव किया, बैलेंस पेमेंट किया मैंने 20 सितंबर को। तो अब इन दोनों के लिए टैक्सेबल इवेंट अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान रहेगा, इन दोनों के लिए टैक्सेबल इवेंट कैलकुलेट अलग किया जाएगा। तो अब देखिए आपका इनवॉइस डेट क्या है, आपका इनवॉइस डेट से काम करना है, क्यों, क्योंकि उसने 30 दिन के अंदर अंदर सॉरी इनवॉइस डेट से काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं काम करेंगे, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने विद इन 30 डेज के अंदर जिस दिन सर्विस कंप्लीट की है, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई है उसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर उसने इनवॉइस को इश्यू नहीं किया है, तो इनवॉइस डेट अब काम नहीं आएगी, अब क्या आएगी डेट ऑफ कंप्लीशन। तो डेट ऑफ कंप्लीशन और पेमेंट रिसीव डेट, पेमेंट 2 बार रिसीव हुआ है तो दोनों बार अलग अलग कैलकुलेशन की जाएगी, 10,000 की 4,000 की अलग कैलकुलेशन की जाएगी। तो 10,000 के लिए तो क्या हो जाएगा आपका 5 सितंबर, 10,000 के लिए तो क्या हो जाएगा बेटा 5 सितंबर, समझ में आ रही बात? हाँ जी, नहीं आया समझ में? हाँ सर। आगे देखिए एक के लिए क्या हो जाएगा आपका 3 सितंबर, 3 सितंबर का मतलब क्या हो गया 5 सितंबर और 3 सितंबर विच एवर इज अर्लियर, और 5 सितंबर और 20 सितंबर विच एवर इज अर्लियर, 20 सितंबर अर्लियर, 5 सितंबर नहीं आई समझ में बाबू? सर आगे सर आगे। हाँ बोलो, एक एडवांस का एग्जांपल दो ना। किसका एडवांस पेमेंट एडवांस किस में, सर्विस में या गुड्स में? सर दोनों में दोनों का एक दोनों। चलो अब देखो भैया, मेरा माल है, मैं एक सामान है, मैं क्या करता हूँ, मैं गुड सेल करता हूँ, गुड सेल करता हूँ। अब मैं गुड सेल करता हूँ तो क्या हुआ कि मैं ऑर्डर पे गुड्स लेके आता हूँ, तो 5 जनवरी को आप मेरे पास में आए और आपने बोला कि मेरे को आपको एप्पल का नोटबुक प्रो विथ दैट्स चलिए नोटबुक प्रो विथ एक्सेस विद द एप्पल टीवी आपको ये चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपके लिए मंगवा दूंगा, और मैं मंगवा दूंगा लेकिन उसमें 15 दिन लगेंगे। हाँ, ये कितने का आता है, ये अप्रोक्स 2,25,000 का इसका लैपटॉप का कॉस्ट है अराउंड। तो मैंने कहा कि 2,25 का आएगा, आपने कहा ठीक है सर 2,25 आप मंगवा दीजिएगा। मैंने कहा आपको एडवांस देना पड़ेगा, और मैंने आपसे 1 लाख रुपये एडवांस ले लिया, ठीक है। और कब बोला कब आएगा साहब, ये ऑर्डर करेंगे यूएस से इम्पोर्ट होगा, ये आता है तो इसको क्या होगा, ये 15 फरवरी तक आएगा। क्या आएगा, 15 फरवरी तक आएगा। अब 15 फरवरी, और एक्चुअली 15 फरवरी को आया, 15 फरवरी को मैंने आपको डिलीवरी दे दी, और आपने बैलेंस पेमेंट 1,25,000 मुझे 16 फरवरी को दे दिया, या 15 फरवरी को मेरे को दे दिया बैलेंस पेमेंट, ठीक है। इनवॉइस जनरेट कर दिया मैंने, 15 फरवरी का मेरा इनवॉइस डेट है, बताओ क्या डेट होगा? सर 5th जैन लोगे। हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5th जैन नहीं ली जाएगी, क्योंकि गुड्स के लिए मैंने आपको बार बार बताया, गुड्स के लिए पेमेंट डेट को नहीं देखते हैं, गुड्स के लिए पेमेंट डेट को नहीं देखते हैं। गुड्स के लिए आपका इनवॉइस इशू डेट होगा,
और इनवॉइस कब इशू करना चाहिए आपको, इनवॉइस डेट और डिलीवरी डेट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे देखते हैं इनवॉइस डेट और डिलीवरी डेट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे वो डेट क्या है आपकी 15 फरवरी। तो आपकी 15 फरवरी टाइम ऑफ सप्लाई होगा और फरवरी के महीने में ही आपको 2,25,000 के लिए क्या देना पड़ेगा, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। फरवरी महीने का जीएसटी मैं कब तक दूंगा, 20 मार्च तक दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? हाँ सर। हाँ जी, यही सर्विस मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, सर्विस यही सर्विस। चलिए, मैंने आपका 30 सितंबर को, सपोज कीजिएगा 30 सितंबर को मैंने आपका कोर्स टैक्स में कंप्लीट करा दिया। मान लेते हैं टैक्स का कोर्स कंप्लीट 30 सितंबर अक्टूबर को, नहीं सितंबर टैक्स का कोर्स कंप्लीट करवा दिया। चलिए, लेकिन अब आपने मेरे को पेमेंट कर दिया पहले ही, आपने मेरे को जुलाई में पेमेंट कर दिया। मान लो जुलाई में आपने मेरे को एडवांस पेमेंट कर दिया। टैक्स की फीस है 11,000 रुपये, आपने मेरे को 11,000 रुपये दे दिया, हमने एडवांस पेमेंट कर दिया। और मैंने आपको सर्विस कब दी है, सर्विस कंप्लीट कब हुई है, 30 सितंबर को सर्विस कंप्लीट हुई है। तो अच्छा, इसका मैंने इनवॉइस इशू कब किया, इनवॉइस मैंने इसका इशू किया है, इनवॉइस मैंने इशू किया कब किया, इनवॉइस मैंने 25 अक्टूबर को मैंने इनवॉइस इशू किया। सबसे पहले सर्विस में सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि भैया जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है, जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है, क्या उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने इनवॉइस इशू किया है क्या? यस, मैंने इनवॉइस इशू किया है। तो मुझे किसको कंपेयर करना पड़ेगा, इनवॉइस डेट को, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो बताओ इसमें क्या आएगा आपका, जुलाई, जुलाई जो है आपका, ये जुलाई आपका क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आ गया भाई समझ में? ओके सर। यस सर। चलिए, वरुण समझ में नहीं आएगा तेरे को? आ गया सर, आ गया। चलिए, अब देखिए, अब पेमेंट अगर पार्ट में होता, अब यहाँ पे, अब आप क्या करते हैं, आप सपोज कहते हैं सर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 11,000 पे नहीं करता हूँ सर, मैं यहाँ पे 7,000 पे करता हूँ, और आपने 4,000 जो पे किया, बाकी का जो मुझे पे किया, बाकी का पे मुझे आपने किया है 15 अक्टूबर को, बाकी का पे किया है मुझे आपने 15 अक्टूबर को। तो अब क्या होगा, मैंने इनवॉइस जनरेट किया है, मैंने इनवॉइस जनरेट कब किया, 25 अक्टूबर को। तो अब इस इनवॉइस के दो पोर्शन में इसको कंपेयर किया जाएगा, एक तो 7,000 के पर्सपेक्टिव में और एक 4,000 के पर्सपेक्टिव में। 7,000 के पर्सपेक्टिव में किसको कंपेयर, अच्छा सबसे पहले क्या इनवॉइस मैंने जुलाई हो जाएगी, क्या इनवॉइस मैंने 1 महीने के अंदर अंदर इशू किया है क्या? हाँ जी, इनवॉइस 1 महीने के अंदर अंदर इशू किया है। हाँ। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, पेमेंट डेट, पेमेंट रिसीव डेट क्या है यहाँ की, जुलाई, और इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्ली, जुलाई इनवॉइस डेट कौन सी है आपकी, 25 सितंबर, अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर में कौन सा हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। अब इस 4,000 के लिए पेमेंट डेट क्या है आपका, 15 अक्टूबर, क्या है आपका 15 अक्टूबर। इस 4,000 के लिए तो भैया पेमेंट कब रिसीव हुआ, 15 अक्टूबर को हुआ है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी, और इनवॉइस तो कब, 25 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर, तो क्या हो जाएगा आपका 15 अक्टूबर। अर्लियर समझ में आ गया? तो 15 अक्टूबर। अगर सपोज करो, अब क्या, आपने मेरे को यहाँ भी 2,000 रुपये दिए और आपने कहा सर 2,000 रुपये मेरे पास अभी नहीं है, 2,000 रुपये आपने मेरे को 2 नवंबर को, 2 नवंबर को ला के दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 3 प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। तो अब इस 2,000 के लिए क्या होगा, 2,000 के लिए पेमेंट कौन सा है आपका, नवंबर, पेमेंट कौन सा है बेटा, नवंबर, और इनवॉइस कब इशू कर दिया मैंने, इनवॉइस कब इशू कर दिया, 25 अक्टूबर, इस सितंबर नहीं है, अक्टूबर को। ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर। हाँ जी, तो इसमें विच अक्टूबर, लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 अक्टूबर। समझ में 25 आया? अक्टूबर। आ गया सर। सर। चलिए, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 एक तरह से आपको, ये भी सर्विस का ही है। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो ऑफ सर्विस। हाँ जी, डेट ऑफ कंप्लीशन कितना आपका, 1/8। इनवॉइस इशू कब किया आपने, 20/8 को, 30 दिन के अंदर इशू कर दिया गया। हाँ जी,
तो हाँ कर दिया पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज Earlier. 18 आ गया समझ में। सेकंड, डेट ऑफ कंप्लीशन एक- एक साथ, एक तब इश्यू किया आपने 1/8 तक, एक साथ तो 20/8, ओहो आपने 20/8 को इश्यू कर दिया। क्या आपने 1 महीने के अंदर इश्यू किया क्या? नहीं साहब, आपने तो 1 महीना 20 दिन लगा दिए, एक साथ नहीं। जुलाई। समझ में आ रहा है बात? तो फिर क्या देखेंगे, डेट ऑफ कंप्लीशन और हाँ सर विच एवर इज अर्लियर, तो डेट ऑफ पेमेंट कंप्लीशन आ जाएगा यहाँ पे एक क्लियर साथ। समझ में आया? चलिए, Right. तब है आपका डेट ऑफ कंप्लीशन एक साथ, हाँ सर कब किया? 20/7 को। क्या विद इन द 1 वीक, विद इन द 30 डेज है क्या? हाँ जी, विद इन द 30 डेज है। तो हाँ डेट किया है ऑफ सर और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो डेट यहाँ ऑफ पे डेट ऑफ पेमेंट पेमेंट अर्लियर एक पाँच 1/5 क्या क्या डेट हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा आपका? 1/5। 1 मई यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है? 3/8। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है आपका? 3/31। 3 क्या अगस्त बताइए आपने? 31 अगस्त विद इन 30 डेज किया क्या? हाँ जी किया है। तो कौन सी डेट आएगी किया आपकी? इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, डेट ऑफ पेमेंट है डेट ऑफ अर्लियर, कंप्लीशन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31/8। ये देखिए, आ गया समझ में? फिर अगर विद इन Yes, 30 sir. डेज नहीं करे तो? यार कमाल कर रहा है यार, अभी तो बोला था तो अगर विद इन 30, तो यहीं था या कहीं बाहर गया हुआ था? ये रहा विद इन 30 डेज नहीं नहीं कर, नहीं यही हो सकता। ये 1/7/19 है। अब 1/7/19 है, उसने डेट इनवॉइस कब इश्यू किया है? 20/8 को किया है, तो ये 1 महीना 20 दिन हो गया। हाँ सर। तो ऐसी कंडीशन में फिर इनवॉइस डेट नहीं देखेंगे, फिर कौन सी डेट देखेंगे? हमारी डेट ऑफ कंप्लीशन। तो डेट ऑफ कंप्लीशन Okay. और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। क्या भाई नींद आ गई क्या तेरे को? नहीं सर। हाँ जी, अभी समझ में आ गया तेरे को? हाँ तो यहाँ पे हम ये चीज नहीं देखेंगे, क्लियर? चलो चलिए, अच्छा इसने वो कंटिन्यू सप्लाई का भी इसमें नहीं बनाया है। कंटिन्यू सप्लाई होती तो कब उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, क्या होगा? अभिमन्यु अगेन तूने आधा अधूरा काम कर दिया यार इस बार भी। इस बार तूने सिस्टम से रखा तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं ली, क्यों भाई? कंटिन्यूअस सप्लाई कंटिन्यू सप्लाई नहीं था क्या? सर मैंने Continuous- सिर्फ डिफरेंशिएशन का बनाया था इसलिए। नहीं तो कंटिन्यू सप्लाई जो होती है, कंटिन्यू सप्लाई में आपका जब आपका स्टेटमेंट इश्यू होता है वैसा तो ये होता है ना आपका। सर कंटिन्यूस सप्लाई तो चैप्टर 8 का पार्ट है ना वो। कंटिन्यू सप्लाई में टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा? सर स्टेटमेंट डेट और डेट ऑफ पेमेंट। विच एवर इज अर्लियर। यस सर। हाँ जी, चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़। पढ़ो। Mr. X is a dealer registered in GST in Delhi and he has submitted information as given below. Purchase goods A on 10th July 2019 rupees 4 lakh plus CGST at the rate 10% and SGST at the rate 10%, and goods were sold on 31st August 2019 rupees 6 lakh plus CGST at the rate 10% and SGST at the rate 10%, but invoice was issued on 1st September 2019 and payment was received on 1st October 2019. Purchase तो goods पहले बताओ B इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ए के लिए? ए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई बताएं, बताएं भैया सब लोग बताएं, ए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई बताएं क्या होगा? 31/8। हाँ जी, एक ने जवाब दिया, बाकी लोग बोले इसके लिए क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? चारू, गुंजन, मोहित 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 मोहित, प्रभात, हाँ जी, रितिका, रिया, साक्षी, शिवानी, सुमन, यशस्वी। 31/8। हाँ जी, देखिए ये तो गुड्स परचेज किया है, तो परचेज करते हैं तो उसमें कोई इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, ये तो इस पे तो आपको आईटीसी मिलेगा, इस पे तो आपको आईटीसी Yes, sir. मिलेगा, तो ये परचेज डेट कुछ काम की नहीं है। भैया Yes, गर्ल्स sir. लोग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चारू, रितिका, शिवानी, रिया, साक्षी, Yes, sir. तो बोल Yes, क्यों नहीं sir. रहे हो? तो यहाँ का ये चीज समझ में नहीं आएगी आपको? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज गुड्स ए ऑन 10/7/2019 बेटा, इस दिन हमने गुड्स परचेज किया, तो इसकी तो इनवॉइस डेट कुछ होगी नहीं ना, इससे तो हमारा आईटीसी मिलता है, इससे तुमको क्या मिलता है? आईटीसी मिलता है।
हमको टाइम ऑफ सप्लाई किसका देखना है? आउटपुट सप्लाई का, जिस पे हमको पे करना है। हमने उसको कब पे किया? हमने वो कब सेल आउट किया? 31/8 को सेल किया है। तो डिलीवरी कब दे दी हमने? 31/8 को। और इनवॉइस कब इशू किया हमने? 1/9 को। तो विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 31/8। ठीक है, 31st अगस्त। अब ये 31 अगस्त काम कैसे आएगा? देखिए 31 अगस्त, अब मैं अगस्त महीने की बात करता हूँ। तो अगस्त महीने का मुझे चीज़ बताइए, अगस्त महीने में मेरे पास में यहाँ पे जुलाई महीने की मेरे पास में आईटीसी पड़ी होगी, जुलाई महीने की मेरे पास में आईटीसी पड़ी होगी, क्योंकि 4 लाख है ये आपका। जुलाई में मैंने परचेस किया था 4 लाख का, 4 लाख का 10% यानी 40 हज़ार मेरे पास में आईटीसी पड़ा होगा। समझ में आ रही बात? ये 40 हज़ार मेरे पास में आईटीसी पड़ा होगा भैया, दिस इज आईटीसी। अब फर्स्ट बिल मेरा क्या आया? 6 लाख का आया। 6 लाख का क्या हुआ? उसमें मुझे CGST कितना चाहिए? 60,000। SGST कितना चाहिए? 60,000। कि कैसे पे कर दूंगा मैं? टोटल कैसे पे कर दूंगा? 60 में से मेरे पास कितना पड़ा है? 40 पड़ा है पिछले महीने का, वो 40 वहाँ से पे हो जाएगा। और 20,000 किस में पे हो जाएगा आपका? कैश में पे हो जाएगा। 20,000 किस में पे हो जाएगा बेटा? कैश में पे हो जाएगा। समझ में आया चीज़? हाँ सर। हाँ सर आ गया। तो मैं भी ढीठ हूँ बेटा, आप नहीं बोलोगे ना ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। दो जनों को हाँ सर आ गया। आ गया सर। बार बार मुझे हम्म। कहने की आ गया चलिए सर। ठीक है। आ गया सर। आ, आ, मैं आपको कल से काम करूंगा। आई थिंक आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो रहा है इसमें। मैं कल से काम करूंगा, आप लोगों को ये बना के दे दूंगा बेटा, ठीक है? सर नहीं हो रहा, हमारा तो इंटरेस्ट पूरा है। नहीं नहीं, तो बस 2-3 जो लोग को ऐड करेंगे। एक तो मैं वरुण को ऐड करूंगा, एक प्रभात को ऐड कर दूंगा, और एक ये अमन अली को। बाकी कोई मतलब नहीं। बाकी लगता है कि ये सब ये मतलब मेरे इससे काम चला लेंगे बेटा ये लोग, इंटेलिजेंट सब लोग। सर मैं तो बोल ही रहा हूँ ना सर। हाँ जी। नहीं सर। हाँ सर। नहीं नहीं, आपको मैं कहते कहते थक गया भैया। मेरी अब कैपेसिटी नहीं है आपको कहने की बार बार, और रोज ही एक चीज़ को कहने की कैपेसिटी मेरी तो नहीं है बेटा। ठीक है, मैं आपको ये बना के दे दूंगा। मैं आपको ये बना के कल मैं क्लास लूंगा, 4-5 लोग आएंगे क्लास में। आप कर ही नहीं रहे बात। मतलब या तो यही हो रहा है कि आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या तो क्योंकि रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर मैंने कहा कि इसका क्या होगा तो इसका 31/8 होगा, ये सिर्फ एक बंदे ने रिप्लाई किया या 2 बंदे ने रिप्लाई किया, बाकी किसी ने इसका रिप्लाई किया ही नहीं। तो इसका मतलब या तो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। बेटा चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बोलो मेरे को, मैं आपको वापस बताऊं। और अगर समझ में आ रही है तो आप मुझे बताओ, तो मैं आपको वापस, मेरे को भी लगे ना चीज़ समझ में आ रही है। अब मैं चेहरा देख के तो नहीं बता सकता कि इसको क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सामने तो नहीं बैठा हूँ। 10:30 बजा, 11:45 बजा, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप अपना आराम से अपनी पढ़ाई करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया जबरदस्ती कुछ नहीं पढ़ने का है ना। हाँ चलिए, आज को यहीं तक रखते हैं। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको बेटा। चलिए थैंक नहीं यू। नहीं और मैं आपको इसके MCQ भी दे दूंगा बच्चों, इसके MCQ मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। वसीम? और सर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ डिस्कस क्या करूँ, आप खुद बताओ यार। सब लोग बुद्ध बने बैठे हो तो मेरे को साला मेरे को शर्म आ जाती है बार बार पूछते पूछते। हाँ बेटा बताओ, हाँ बेटा बताओ, हाँ बेटा बताओ। और क्या होता है, ये एक दिन का डिस्कशन होता है, अगले दिन फिर सब बोलेंगे हाँ 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 सब बोलेंगे, फिर अगले 2 दिन में वापस वो की वो बात आ जाती है। ये तो यही बात हो गई। हाँ बोलना प्लीज बोलना, अरे बोल। अगर मेरे साथ में ही समस्या है तो साला दूसरे टीचर के साथ में क्या समस्या होती होगी? अच्छा, मैं 11:15 तक मैं एनीवेज, चलिए चलिए, इसमें और कुछ है नहीं। इसमें ये था, इसमें आपको ये करना था आपको। दिस इज ट्रांजैक्शंस वैल्यू आपकी यहाँ पे अगर देखें तो अब इन दिस कंडीशंस देख लो, ट्रांजैक्शंस वैल्यू आपका कितना है? आपका 5 लाख रुपीज़ है। उसमें आपका क्या हो गया? ये अगर मैं इसका हमने क्या किया था, 40,000 हमारे पास में क्या था, 40,000 हमारा आईटीसी हमने यूज़ कर लिया था, और 20,000 हमने टैक्स पे कर दिया था। 40,000 हमने आईटीसी यूज़ कर लिया था, और 20,000 का हमने टैक्स कैश लेजर से पे कर दिया होगा, क्योंकि इतना आईटीसी था। यही काम हमारा SGST में भी था। SGST का टोटल कितना था आपका? 60,000 था, और आईटीसी हमारा कितना पड़ा है? 40,000 हमारा आईटीसी पड़ा है। 40,000 टोटल टैक्स पेबल हमारा कितना हो गया? दिस इज टैक्स पेबल फ्रॉम 20,000 इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हमने पे किया होगा। दिस इज
चलो सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9 और इस तरह के यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। 2-3 क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस और मैं आपको इसका दे दूंगा। एक तो कंटिन्यू सप्लाई का क्वेश्चंस होगा और एक क्वेश्चंस होगा आपका कि अगर आपका सर्विस आपने दिया और बीच में ही आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, सर्विस दिया आपने और डिसकंटिन्यू कर दिया, पूरा सर्विस नहीं हुआ, तो ये दो क्वेश्चन मुझे और बनाने हैं, तो ये 2 क्वेश्चंस मैं और बना के आपको दूंगा। इस तरह आपका टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका कंप्लीट होता है। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। आपने तहे दिल से मेरे को सुना, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये फाइल अभी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ और इसके एमसीक्यू भी अभी आपको सेंड कर रहा हूँ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Good night, sir. Thanks.